नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता पर दिया जोर। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्य कर रहे कर्नाटक के सुरेश कुमार का मन की बात में किया उल्लेख। कहा कि प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा के लिए सुरेश कुमार में गजब का जुनून। जीएम मस्टर्ड पर राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी की प्रेस वार्ता। अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा ने खाद्य तेल का उत्पादन बढ़ाने पर दिया जोर। कहा कि सरसों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए जीएम तकनीक पर किया जा रहा है काम। भारत में वर्ष 2021-22 में बागवानी फसलों का उत्पादन 34 करोड़ 10 लाख टन से अधिक रहा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर आर.एम. शर्मा ने बागवानी फसलों को बताया देश की तकनीक का महत्वपूर्ण आर्थिक आधार। देश में कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार लगातार कर रही है काम। पहली बार कृषि मंत्रालय में स्टीयरिंग कमेटी का गठन कर 500 करोड़ रुपए का प्रावधान। इस कदम से देश में स्टार्टअप को प्रोत्साहन के साथ ही कृषि में ड्रोन के उपयोग को मिलेगा बढ़ावा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी के जरिए अपने मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने इस दौरान पर्यावरण के संरक्षण पर जोर दिया। उन्होंने मिशन लाइफ कार्यक्रम के जरिए दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए पहली बार आम नागरिकों को वैश्विक प्रयासों से जोड़ने की बात कही। प्रधानमंत्री ने मन की बात संवाद में पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता पर जोर दिया। उन्होंने प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाते हुए विकास की बात की। इस संदर्भ में उन्होंने कर्नाटक के सुरेश कुमार जी का उल्लेख किया, जो कन्नड़ भाषा एवं पर्यावरण संरक्षण दोनों क्षेत्रों में एक साथ कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर के अनाईकट्टी में आदिवासी महिलाओं के प्रयासों का भी उल्लेख किया, जो टेराकोटा से उत्कृष्ट उत्पाद बना रहे हैं, जो विदेशों में भी निर्यात किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने त्रिपुरा में बायो विलेज 2 पहल का विशेष रूप से जिक्र किया। त्रिपुरा के कुछ गांवों ने भी बड़ी अच्छी सीख दी है। आप लोगों ने बायो विलेज तो जरूर सुना होगा, लेकिन त्रिपुरा के कुछ गांव बायो विलेज 2 की सीढ़ी चढ़ गए हैं। बायो विलेज 2 में इस बात पर जोर होता है कि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कैसे कम से कम किया जाए। इसमें विभिन्न उपायों से लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने पर पूरा ध्यान दिया जाता है। कुछ दिन पहले ही भारत में पर्यावरण की रक्षा के लिए समर्पित मिशन लाइफ को भी लॉन्च किया गया है। मिशन लाइफ का सीधा सिद्धांत है ऐसी जीवन शैली, ऐसी लाइफस्टाइल को बढ़ावा जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। मेरा आग्रह है कि आप भी मिशन लाइफ को जानिए, उसे अपनाने का प्रयास कीजिए। प्रधानमंत्री मन की बात के जरिए देश के आम नागरिकों के बीच असाधारण पहल और कार्यों को रेखांकित करते हैं। इस बार की कड़ी में उन्होंने पर्यावरण का विशेष रूप से उल्लेख किया। मिशन लाइफ कार्यक्रम के जरिए दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए पहली बार आम नागरिकों को वैश्विक प्रयासों से जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में पर्यावरण के प्रति संवेदना जागृत करके ही सही मायनों में पर्यावरण की रक्षा कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करने वाले कर्नाटका के सुरेश कुमार का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कर्नाटका के बेंगलुरु में रहने वाले सुरेश कुमार जी से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनमें प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा के लिए गजब का जुनून है। 20 साल पहले उन्होंने शहर के सहकार नगर के एक जंगल को फिर से हरा भरा करने का बीड़ा उठाया था और ये काम मुश्किलों से भरा था, लेकिन 20 साल पहले लगाए गए पौधे आज 40-40 फीट ऊंचे विशाल
विशालकाय पेड़ बन चुके हैं। अब इनकी सुंदरता हर किसी का मन मोह लेती है और इससे वहां रहने वाले लोगों को भी बड़े गर्व की अनुभूति होती है। सुरेश कुमार जी और एक अद्भुत काम भी करते हैं। उन्होंने कन्नड़ा भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सहकार नगर में एक बस शेल्टर भी बनाया है। वो सैकड़ों लोगों को कन्नड़ा में लिखी ब्रास प्लेट भी भेंट कर चुके हैं। इकोलॉजी और कल्चर दोनों साथ साथ आगे बढ़ें और फले फूलें। सोचिए ये कितनी बड़ी बात है। कर्नाटका के बेंगलुरु में रहने वाले सुरेश कुमार जी से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनमें प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा के लिए गजब का जुनून है। 20 साल पहले उन्होंने शहर के सहकार नगर के एक जंगल को फिर से हरा भरा करने का बीड़ा उठाया। ये काम मुश्किलों से भरा था, लेकिन 20 साल पहले लगाए गए वो पौधे आज 40-40 फीट ऊंचे विशालकाय पेड़ बन चुके हैं। अब इनकी सुंदरता हर किसी का मन मोह लेती है। इससे वहां रहने वाले लोगों को भी बड़े गर्व की अनुभूति होती है। सुरेश कुमार जी और एक अद्भुत काम भी करते हैं। उन्होंने कन्नड़ा भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सहकार नगर में एक बस शेल्टर भी बनाया है। वो सैकड़ों लोगों को कन्नड़ा में लिखी ब्रास प्लेट्स भी भेंट कर चुके हैं। इकोलॉजी और कल्चर दोनों साथ साथ आगे बढ़े और फले फूले। सोचिए ये कितनी बड़ी बात है। और आइए सुनते हैं कि सुरेश कुमार ने क्या कहा। मैं देवनपल्ली में पला बड़ा हूँ। जब मैं बेंगलुरु गया तो मैंने महसूस किया कि बेंगलुरु एक कंक्रीट जंगल में बदल गया है। मैंने शिकार नगर में कुछ पेड़ लगाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ के रहने वाले लोगों ने कुछ खास तरह के पेड़ लगवाना चाहे। यहाँ तक के लगाए गए पौधों में स्थानीय निवासियों ने पानी भी नहीं डाला। फिर मैंने रेलवे ट्रैक के पास ग्रीन कवर एरिया बनाने का फैसला किया। वहाँ के अधिकारियों का मुझे भरपूर सहयोग मिला। 2008 में वहाँ मेरी कोशिशों से लगभग 2000 पौधे लगाए गए, जिसके परिणाम स्वरूप आज विभिन्न प्रकार के नीम और जामुन के बड़े पेड़ रेलवे ट्रैक के पास देखे जा सकते हैं। ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಪರಿಸರ ಎಲ್ಲಾ ಪರಿಸರ ಉಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆ। और सोमवार को जीएम मस्टर्ड पर राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी की प्रेस वार्ता हुई। इस दौरान अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा ने खाद्य तेल का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरसों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए जीएम तकनीक पर काम किया जा रहा है। सरसों का तेल, खाने का तेल का जो खपत है, जो उपलब्धि है, उसमें बड़ा क्या है। हम 25 मिलियन टन के आसपास हमें आवश्यकता है और 9-10 मिलियन टन उगा पा रहे हैं और करीब 13 से 15 मिलियन टन हम आयात करते हैं। और पिछले 2-3 साल में ये हालत जो है ऐसे बिगड़ा है कोविड के कारण कि जो 70-80 हजार करोड़ हमारा खर्च होता था, तो अब 1 लाख करोड़ से 1.5 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। हम जो आयात करते हैं, तो 1 लाख करोड़ से सालाना खर्च करना ये बहुत बड़ी हमारे इकोनॉमी का ये ड्रेन है इकोनॉमी के ऊपर, और इसको हम लॉन्ग टर्म बेसिस में अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारा जनसंख्या बढ़ेगा तो इसमें इसीलिए हमारे खाने का तेल का उत्पादन हम बढ़ाना होगा। और डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा ने कीटनाशक पर भी जानकारी दी। ये जो टेक्नोलॉजी का हम प्रमोट कर रहे हैं या सरकार अप्रूव किया है, इसमें जो मेन फसल होगा हाइब्रिड उगाया जाएगा, वहाँ कोई खरपतवारनाशी का ग्लूफोसिनेट का इस्तेमाल नहीं करने का है। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो हमारा उद्देश्य नहीं है और उसको हाईलाइट करने की कोई ज़रूरत भी नहीं कि क्यों वो अप्रूव नहीं है, ना उसका कोई इस्तेमाल करने वाला है। जो बीज उत्पादन जो होगा उस समय हमें इसका इस्तेमाल करने की आवश्यकता होगा और कंट्रोल कंडीशन में होगा, और उसके लिए लेवल क्लेम जो भी आवश्यकता होगा उसका भी एक्सपांशन देना, एक्सटेंड करना पड़ेगा।
और TAAS के अध्यक्ष डॉक्टर RS परोदा ने भी प्रेस वार्ता को संबोधित किया। RS परोदा ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत से कपास क्षेत्र को काफी लाभ हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि अगले 2-3 वर्षों में सरसों का उत्पादन काफी बढ़ाया जाएगा। ये टेक्नोलॉजीज दुनिया में और देशों ने बहुत इसका फ़ायदा लिया है। 200 मिलियन हेक्टेयर एरिया आज जो है वो GM क्रॉप के तहत है। हमें इतनी सारी कुछ बातें बताई गई, इंपोर्ट हो रहा है, कॉस्ट इतनी है, अब 1,17,000 करोड़ अगर इंपोर्ट पे लग रहे हैं तो हरित क्रांति क्यों लाए थे? हमारे पास में खाने को नहीं था तो हमें चाहिए थी कि कोई टेक्नोलॉजी से हम आत्मनिर्भर हों। हम आत्मनिर्भर हुए। कॉटन में हम लाए, मैंने जो एक्सप्लेन किया है, आत्मनिर्भर ही नहीं हुए, हम एक्सपोर्ट करने लगे। तो और फ़ायदा किसको हुआ? किसानों को भी और देश को भी। आज करीब $4 बिलियन से ज़्यादा का हम कॉटन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और RS परोदा ने सीड टेक्नोलॉजी के बारे में बताया कि किसान इसका उपयोग करके काफी लाभ ले सकते हैं। तो ये जो 2-वे हाइब्रिड का जो टेक्नोलॉजी है, जो ये हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी से निकली है, बार्डेज बार्ड स्टार को यूज करके, ये टेक्नोलॉजी आपको 100% प्योर सीड देगी। अच्छा, जो रिलीज सरकार ने किया है, इसका किया है कि टेक्नोलॉजी को अप्रूव करते हैं एनवायरनमेंट साइड से, पर रेस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं ICR को और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को, जो कि सही कदम है कि आप इसका एक्सटेंसिव टेस्टिंग करवाएं, इसको इसके प्रोडक्शन को देखें, इसका सीड बने, इसको कॉमर्शलाइज करना है सीड एक्ट में तो उसको कॉमर्शलाइज कराएं। मतलब ये उन्होंने नहीं कहा कि ये फार्मर इसको कॉमर्शियली यूज़ कर ले। ये अब ICR और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर डिसाइड करेगा। और टेक्नोलॉजी को उन्होंने इन्वायरमेंटली फ्री कर दिया है। और वो एक बहुत इम्पोर्टेंट जो हमारे पास पहले स्टम्बलिंग ब्लॉक था वो क्लियर हुआ है। तो इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ये जो यील्ड एडवांटेजेस दिखाए गए 10-15-20% जो भी है, इससे और नई हाइब्रिड्स आ सकती हैं बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। और देश में फलों और सब्जियों के उचित रखरखाव के न होने के कारण फसल उत्पादन का तकरीबन 1/3 हिस्सा खराब हो जाता है। फल एवं सब्जियों को तड़ाई से लेकर बाजार तक ले जाने के दौरान सावधानी से किसान इनकी सेल्फ लाइफ बढ़ाकर अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। देखते हैं OP यादव की ये रिपोर्ट। भारत में वर्ष 2021-22 में बागवानी फसलों का उत्पादन 34 करोड़ 10 लाख टन से अधिक रहा है। किसानों की आमदनी बढ़ाने के साथ देश में खाद्य सुरक्षा में बागवानी फसलों की जितनी भूमिका है, उससे भी कहीं अधिक पोषण सुरक्षा में बागवानी फसलों का योगदान है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर RM शर्मा के अनुसार बागवानी फसलें देश की तरक्की का महत्वपूर्ण आर्थिक आधार है, जो देश की खाद्य व पोषण सुरक्षा को पूर्ति करती है। हमारा देश इस वक्त लगभग 100 मिलियन टन से अधिक फल उत्पादन करता है और इसका एक अच्छा खासा भाग जो है 25 से लेके 35% तक लगभग लॉस हो जाता है। और वो जो लॉसेस हैं वो अलग अलग स्तर पर होते हैं। वो लॉसेस फील्ड में भी होते हैं, वो तुड़ाई के समय भी होते हैं, तुड़ाई के बाद भी होते हैं, और जब तक वो कंज्यूमर के पास पहुंचता है तब तक लॉसेस उसमें होते रहते हैं। डॉक्टर RM शर्मा के अनुसार फलों के उचित रखरखाव न होने के कारण देश में फसल उत्पादन का 25 से 35% भाग नष्ट हो जाता है। इंग्लैंड जितना प्रतिवर्ष फल एवं सब्जियां का उपयोग करता है, उतना प्रतिवर्ष हमारे देश में बर्बाद हो जाता है, जिसके कारण 2,40,000 करोड़ रुपए की क्षति होती है। 2 तरह से लॉस होते हैं। एक लॉस तो वो होते हैं जो उत्पादन से लेके और रिटेल तक आने में होते हैं, और दूसरे लॉसेस वो होते हैं जो रिटेल से लेके उपभोक्ता है उसके पास पहुंचने में होते हैं। तो ये फ़र्क है, क्योंकि जो हम विकासशील देश हैं, जिनको हम डेवलपिंग नेशंस कहते हैं, इनमें हमारे ज़्यादातर लॉसेस जो होते हैं वो तुड़ाई से लेके और मतलब फील्ड से लेके और जो
जो कंज्यूमर तक पहुंचने के बीच में जो लॉसेस हैं उनमें ज़्यादातर लॉसेस रिटेल तक पहुंचते हुए हो जाते हैं। डॉक्टर RN शर्मा के अनुसार फल उत्पादकों के श्रम, लागत व समय आदि सब बेकार चले जाते हैं। इससे बचने के लिए फल को तोड़ने, प्रसंस्करण एवं परिवहन का उचित रखरखाव व प्रसंस्करण करके उनके भंडारण अवधि को बढ़ाकर निर्यात भी किया जा सकता है। बहुत सारे स्टेप्स ऐसे हैं कि अगर हम उनको अपने फील्ड लेवल पर ही देख लें कि जैसे उसमें अगर कोई कीड़ा आ रहा है, कोई बीमारी आ रही है, तो समय पे हमें उसका निदान करना है। तोड़ाई के समय जो तोड़ने वाले हैं उनको ये पता होना चाहिए कि हमारा फल कभी भी ज़मीन पर नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं और कई बार फल जो है उसमें घाव बन जाता है, फिर वो ट्रांजिट या ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जो है वो फल सड़ने लगते हैं। इसके अलावा जब हम ग्रेडिंग और पैकिंग करते हैं उस वक्त भी हमें बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। गौरतलब है कि बागवानी फसलों में फल, सब्जियां, मसाले, औषधीय पौधे और शहद शामिल हैं। इन सभी के मूल्य संवर्धन से एक और किसान जहां इनकी लाइफ बढ़ा सकते हैं, वहीं मूल्य संवर्धन के जरिए कम लागत में अधिक उत्पादन भी ले सकते हैं। भारत सरकार किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और इसी क्रम में फल और सब्जियों का मूल्य संवर्धन करने के अलावा पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कम करने पर न केवल ध्यान दिया जा रहा है, बल्कि कृषि से जुड़ी नवीन तकनीक को अपनाकर किसानों को इस ओर प्रेरित भी किया जा रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन हरजीत सिंह बाबा के साथ मैं ओपी यादव, DD न्यूज, दिल्ली। भारत सरकार देश में कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। इसके लिए पहली बार कृषि मंत्रालय में स्टीयरिंग कमेटी का गठन कर 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। देश में स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने व कृषि में ड्रोन के उपयोग के मसले पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की किसान नेता व संसद में MEA संसदीय समिति के अध्यक्ष PP चौधरी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृषि में नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रहे हैं और इसी संदर्भ में राजधानी नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में एग्रीकल्चर स्टार्टअप कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इसमें भाग लेने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद PP चौधरी पहुंचे हैं। आइए जानते हैं इनसे किस तरह स्टार्टअप कॉन्क्लेव में इन्होंने ड्रोन तकनीक को देखा और भविष्य में कृषि में इसके जरिए नवाचार होंगे। सर, किस तरह आपको लगता है ये ड्रोन तकनीक हमने देखी है, इससे भविष्य की कृषि किस तरह की नजर आएगी? देखिए, ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि और सोच और किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए जब तक तकनीकी का उपयोग कृषि में नहीं होगा तब तक असंभव लगता है। तो ये एग्री स्टार्टअप कॉन्क्लेव जो है ये अपने आप में इस तरह का पूसा इंस्टीट्यूट में या पूरा हिंदुस्तान में पहली बार इस तरह का ये कॉन्क्लेव लगा है और इसमें बहुत सारे टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ है। हमारे स्टार्टअप हैं वो सारा इसमें काम कर रहे हैं। जैसे इसका भी ड्रोन का ले लीजिए तो इसमें 35 किलो तक जो है वो दवाई छिड़काव के लिए 7 से 8 मिनट में 1 एकड़ कर लेता है। तो पर डे ये 25 एकड़ छिड़काव कर लेता है। तो इससे दो बातें जो बहुत स्पष्ट हैं, एक तो कृषि में लागत कम आएगी और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो स्प्रे का यूनिफॉर्म स्प्रे है वो हो जाएगा। और इसके साथ साथ ड्रोन तकनीकी के द्वारा अभी जो सेंसर जो आए हैं उस सेंसर के द्वारा मिट्टी के जो नमी कितनी है उससे पता लग जाएगा, पानी की कितनी ज़रूरत है वो भी पता लग जाएगा। उसके साथ साथ और भी जो हैं जो कि किसान के लिए फ़ायदेमंद चीज़ जो होती है, जो उसका पता लगाना मुश्किल होता है, वो भी पता लगेगा। और धीरे धीरे जो जिस हिसाब से तकनीकी का एडवांसमेंट हुआ, आप घर बैठे भी काफ़ी जो है ड्रोन से काम कर सकेंगे। तो किसानों के लिए इस तकनीकी की ज़रूरत थी, किसानों तक ये तकनीक पहुंचेगी और हमारा किसान इसको अडॉप्ट करने के बाद में मैन पावर भी कम लगेगी और प्रोडक्शन भी उसका बढ़ेगा, लागत कम लगेगी और प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो तभी जाकर के कहीं है किसानों की आय जो है दुगनी होगी और खेती को हम प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। तो निश्चित तौर पर ये थे पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोकसभा सांसद PP चौधरी, जिनका मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में आयोजित हुए इस तरह के पहली बार एग्री कॉन्क्लेव से न केवल देश के किसान कृषि से जुड़ी नवीन तकनीक को जानने और समझने का अवसर लेंगे, बल्कि भविष्य में अपने खेत में इनको अपनाकर वो आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत भी बनेंगे। मेरे सहयोगी कैमरामैन गोपाल दास के साथ मैं ओपी यादव, DD न्यूज, दिल्ली। और मिट्टी में सुधार व विकास के साथ ही जल संरक्षण पर उत्तर प्रदेश सरकार 1914 लाख रुपए खर्च करेगी।
इससे पहले से चल रहे भूमि सुधार के काम में और गति आने की उम्मीद है। इसके साथ ही जल संरक्षण के काम में भी तेजी आएगी। इसके लिए पहली किस्त के रूप में 957 लाख रुपए जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश सरकार के अमरचंद्र द्वारा कृषि अनुभाग 5 को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम को पूर्व में संचालित सोडिक लैंड रिक्लेमेशन तृतीय परियोजना के लिए 3 किस्तों पर प्रथम किस्त 957 लाख रुपए राज्यपाल की अनुमति से दी जा रही है। इस बजट को भूमि सुधार और विकास के काम में लगाया जाना है। इसके तहत मृदा संरक्षण व जल संरक्षण के कामों में वृद्धि की जाएगी। बता दें कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार 24.11 लाख हेक्टेयर भूमि समस्याग्रस्त है, अर्थात इसमें खेती नहीं की जा सकती और इसमें खेती के लिए कृषि के लिए अयोग्य भूमि 4.42 लाख हेक्टेयर है। कृषि बेकार भूमि 3.88 लाख हेक्टेयर और पड़ती भूमि 15.81 लाख हेक्टेयर है। इस बजट से समस्याग्रस्त भूमि में सुधार के साथ ही जल व मृदा संरक्षण में काफी मदद मिलेगी। इसके साथ ही मृदा परीक्षण व पोषक तत्वों की कमी को दूर करने का भी प्रयास किया जाएगा। सरकार ने पहले से ही 5 साल में 43,850 हेक्टेयर खराब भूमि को कृषि योग्य बनाने का फैसला किया है। इसका शासन आदेश सितंबर माह के अंतिम सप्ताह में जारी हुआ था। इसका फैसला प्रदेश में हर वर्ष कृषि योग्य हजारों हेक्टेयर भूमि शहरीकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग, एक्सप्रेसवे व डिफेंस कॉरिडोर आदि में चले जाने के कारण घट रही कृषि योग्य भूमि की भरपाई करने के लिए लिया गया था। अब नए बजट में प्रदेश सरकार के कृषि कार्य में और गति आने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश का ग्रेटर नोएडा 7वें इंडिया वाटर वीक 2022 का गवाह बनने जा रहा है, जिसमें तकरीबन 1,500 से भी ज्यादा प्रतिभागी हिस्सा लेने जा रहे हैं। राष्ट्रपति स्वयं 1 नवंबर से 5 नवंबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगी। 1 नवंबर से 5 नवंबर तक ग्रेटर नोएडा में आयोजित होगा 7वां इंडिया वाटर वीक 2022। राष्ट्रपति स्वयं इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगी। साथ में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री सहित केंद्रीय जल शक्ति मंत्री भी मौजूद होंगे। तकरीबन 22 देशों के 1,500 प्रतिभागी इस आयोजन में हिस्सा लेंगे। कोविड के बाद पहली बार इंडिया वाटर वीक इतने बड़े स्तर पर बनाया जाएगा। एक नॉलेज प्लेटफॉर्म की तरह इस इंडिया वाटर वीक की स्थापना 2012 में की गई थी। तब से निरंतर आगे बढ़ते हुए, प्रगति करते हुए 2022 में हम 7वीं बार इंडिया वाटर वीक का आयोजन कर रहे हैं। मैं ये विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि अब की बार के इस आयोजन से निश्चित रूप में आने वाले समय में भारत की आर्थिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण घटक पानी को लेकर बहुत अच्छी चर्चाएं भी होंगी और बहुत लाभकारी चर्चाएं भी होंगी। 2012 से इस कार्यक्रम का आयोजन जल से जुड़े मुद्दों के व्यापक समाधान को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। इस बार की थीम वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद इक्विटी रखा गया है। इसमें कई नवोन्मेष की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। कई सम्मेलन, पैनल डिस्कशन आयोजित किए जाएंगे। आयोजन के जरिए कोशिश है तकनीक के इस्तेमाल से जल समस्याओं का जमीनी समाधान निकाला जा सके। चंद्रशेखर, डीडी न्यूज। और किसान समाचार में अब नजर डाल लेते हैं खास खबरों पर। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र का मां भारती के महान सपूत को नमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस के मुख्य समारोह में लिया हिस्सा। पीएम ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्प अर्पित कर सरदार पटेल को दी श्रद्धांजलि। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में रन फॉर यूनिटी को झंडी दिखाकर किया रवाना। इस अवसर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर, केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी और दिल्ली के उपराज्यपाल भी मौजूद रहे। गुजरात के मोरबी में केबल पुल हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 130 से अधिक हुई। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, नौसेना, वायुसेना और दमकल विभाग की टीमें युद्ध स्तर पर चला रही हैं रेस्क्यू ऑपरेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और अन्य अधिकारियों से हादसे के बारे में बातचीत की। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मोरबी पहुंचकर राहत और बचाव कार्यों का जायजा लिया।
2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता संभालने के बाद देश में स्वच्छता को लेकर लोगों के बीच जागरूकता बढ़ने की वजह से इसने जन आंदोलन का रूप ले लिया है और इसी कड़ी में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली के साउथ ब्लॉक में रक्षा मंत्रालय में स्वच्छता अभियान का निरीक्षण किया। ज्ञान वापी मामले में हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की है। शीर्ष अदालत में कहा है कि 12 नवंबर को सुनवाई होनी है। मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने बताया है कि हमारी मांग जल्द सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार के मामले में पुष्टि के लिए पीड़ित के 2 फिंगर टेस्ट पर सख्त ऐतराज जताया है। कोर्ट ने कहा है कि ऐसे टेस्ट करवाने वालों पर मुकदमा चलेगा। सीएए की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में विस्तृत सुनवाई 6 दिसंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने असम और त्रिपुरा को 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। और जेल में बंद कैदियों को वोट देने के अधिकार की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 29 दिसंबर को करेगा। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही महापर्व छठ का हुआ समापन। देश भर में नदियों और घाटों पर उमड़ा आस्था का सैलाब। देश दुनिया भर में मशहूर कुमाऊंगी रामलीला के लगभग 200 वर्षों के इतिहास के संकलन का लोकार्पण दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में हुआ। और वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली की हवा हर दिन खतरनाक होती जा रही है। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता की स्थिति खराब श्रेणी में बनी हुई है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 372 के आसपास दर्ज किया गया है। और इसी के साथ ही किसान समाचार में बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।